students. Myself is Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth, Rudholi Basti. Today I talk about a very special and very important topic related to the 10th standard, which is very important for the board examination. Our subject is English, and in starting, the students who are about to participate in the board examination, they have very much different type of ideas, and I can say that a panic, a fear that how can I hit our target. So today we talk about this. अगर हम अपने कैरिकुलम का पूरी तरह से स्टडी कर लें तो निश्चित रूप से we can very easily hit our target. And what are our object, our aim, that should be easily gained. So आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन के 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश सब्जेक्ट के कैरिकुलम का। आइए देखते हैं कि वो कैरिकुलम कितने पार्टों में डिवाइड है, कितने कितने नंबर्स उसके डिसाइड है, और क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी होंगी इस चीज को हिट करने के लिए, राइट। तो आइए देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से। इंग्लिश टोटल आपका 70 मार्क्स का होगा, जो कि रिटन एग्जाम में आपको हिट करना होगा इन 70 मार्क्स पर। बाकी 30 मार्क्स आपके इंटरनल है। तो जो रिटन एग्जाम है उसी रिटन एग्जाम के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। इस इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो लिटरेचर का है और दूसरा आपका ग्रामर एंड कंपोजिशन का है। लिटरेचर भी 35 मार्क्स का है, ग्रामर एंड कंपोजिशन भी 35 मार्क्स का है। सबसे पहले हम लिटरेचर की बात करते हैं। You know, your literature is divided into 3 parts. First part is prose, second part is poetry, and third part is supplementary reader. From prose, there is 16 marks decided by the board. From poetry, there is 4 marks decided. Poetry from 7 marks. Poetry 7 marks decided, and supplementary reader से 12 मार्क डिसाइड किया गया। हम देखते हैं कि ये 16, 7 and 12 इक्वल टू 35। ये 35 मार्क्स। इन मार्क्स को लेना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि आपके लिटरेचर में अगर हम प्रोज को लेते हैं तो प्रोज में जो नंबर ऑफ लेसन्स हैं वो 6 लेसन्स हैं। उसमें सबसे फर्स्ट लेसन एन्चेंटेड पूल बाय श्री राजगोपालाचारी, सॉक्रेटिस, गंगा, आवर इंडियन म्यूजिक, स्टोरी एंड एनेक्डोट्स। सो कॉल्ड 6 लेसन्स हैं यहाँ पे। इन 6 लेसन से यहाँ से जो क्वेश्चंस उठते हैं दे आर नॉट वेरी हार्ड बट इजी। वो बहुत ही इजी है। इसमें क्या होता है, कॉम्प्रिहेंशन चेक आपका किया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन चेक का मतलब समझते हैं, एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज से रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस रहेंगे, उस पैसेज को रीड करके स्टडी करके दिए गए 4-5 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। उन 4-5 जो क्वेश्चंस है, 4 और 5 क्वेश्चंस, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो बहुत ही कंसेप्चुअल रहेगा, बाकी और क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपको मिल जाएंगे। तो अगर हमें अपने लेसन का अच्छी तरीके से कंसेप्चुअल नॉलेज हो तो निश्चित रूप से वो क्वेश्चंस किए जा सकते हैं।
दूसरे पॉइंट पे जो हमारा इससे रिलेटेड जो अन्य क्वेश्चन आते हैं वो है लॉन्ग क्वेश्चन। यहीं से आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेंगे, ध्यान रखना, और यहीं से शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, यानी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 2 और 3 नंबर्स का होता है। तो इस तरह से मिला के 16 मार्क्स हैं। और आप जब लेसन देखेंगे तो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। अगर आपका उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो निश्चित रूप से आप इस पार्ट में अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। फिर दूसरे पार्ट में आते हैं पोएट्री में। पोएट्री में टोटल लेसन आपके 4 हैं, और ये 4 लेसन यहां से जो क्वेश्चन उठता है 4 पोएम्स, यहां से जो क्वेश्चन उठता है, यहां भी स्टैंजास होते हैं, स्टैंजास दिया रहेगा और उस स्टैंजा में के नीचे क्वेश्चंस रहेंगे। उस स्टैंजा को पढ़ करके उसके क्वेश्चन को आपको लिखना रहेगा। तो ये भी बहुत हार्ड तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाते। और इसके बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि या तो आपको पोएम लिखनी रहेगी, पोएम आपको लर्न होना चाहिए, या तो आप इसकी सेंट्रल आइडिया 2 या 3 पोएम दी जाएगी जिसमें आपको एक ही सेंट्रल आइडिया लिखनी रहेगी। अच्छा, कई बच्चे इस कंफ्यूजन में होते हैं कि हम सेंट्रल आइडिया लिखें या पोएम लिखें। दोनों आप लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको आसान लगे, जो आपको इजी लगे। बस जब आप पोएम लिखते हो तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि उस पोएम में, बुक में जिस तरह से कॉमास, फुल स्टॉप, ये सब चीज़ें जहाँ जहाँ लगी हुई हैं और उसका लिखने का जो सेटअप है, अगर वो सेटअप आप अडाप्ट करते हो तो फिर नो मैटर आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। और सेंट्रल आइडिया लिखते हो तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। दोनों जगह पे ये एक कंडीशन है, जो भी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगे, जिसमें आपको ज़्यादा कन्वीनियंट महसूस करो, आप वो चीज़ आप अडाप्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। 4 मार्क्स आपको 100% मिल जाएंगे। एक चीज़ और, लिटरेचर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है राइटिंग एंड स्पेलिंग। अगर राइटिंग और स्पेलिंग आप नहीं सही कर पाते तो वहाँ पर भी नंबर आपके कट सकते हैं, और कट सकते नहीं, मैं तो कहूँगा 100% कट जाएंगे। इसलिए राइटिंग और स्पेलिंग पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। इंग्लिश लिटरेचर में 70 मार्क्स भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। 100 में 100 मार्क्स भी लाए जा सकते हैं, बशर्ते आपकी राइटिंग और स्पेलिंग सही हो, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी आपकी अच्छी हो। तीसरा पार्ट जो आपका आता है सप्लीमेंट्री रीडर है। सप्लीमेंट्री रीडर में आपके टोटल 3 लेसन्स हैं, और ये 3 लेसन्स भी बहुत ही आसान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इजी है। इसमें कुछ भी नहीं, यहाँ से आने वाले क्वेश्चंस बड़े इजी हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि प्रोज से आपको बड़े क्वेश्चंस मिलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस मिलते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ से ऐसा कुछ नहीं है। ये 12 मार्क जो आप देख रहे हो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आएगा, सबसे पहले 2 आपके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में आते हैं, उन्हीं 3 लेसन से। दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आता है इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा ट्रू एंड फॉल्स का, राइट ट्रू एंड फॉल्स 5-7 पॉइंट्स दिए रहेंगे, 5 और 7 पॉइंट्स, उसमें ट्रू एंड फॉल्स लगाना रहेगा। और तीसरा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, ये टोटल मिलाकर के 12 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो आई थिंक कि 6 लेसन एंड 4 पोएट्री, दे आर वेरी लिटिल, वेरी बहुत छोटे छोटे पोएम्स है ये, और ये 3 लेसन्स। तो कुल मिला के बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है, एकदम आसान सा है। अगर इस पर थोड़ी सी मेहनत किया जाए तो 1.5 से 2 महीने में इसको अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया जा सकता है, अगर आप इस पर लग जाओ। फिर आते हैं सेकेंड पार्ट पे। जो सेकेंड पार्ट आपका दिख रहा है ग्रामर एंड कंपोजिशन। ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये इसका जो पूरा स्फर है, पूरा क्षेत्र है, तो है बहुत बड़ा, लेकिन आपके लेवल पे बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दें, ग्रामर एंड कंपोजिशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कौन सा है, ग्रामर, दूसरा पार्ट आपका ट्रांसलेशन का है, और तीसरा पार्ट कंपोजिशन का है। तो सबसे पहले ग्रामर में लेते हैं। ग्रामर में कौन कौन से पार्ट आते हैं। ग्रामर में सबसे पहला पार्ट है सेंटेंस, सेंटेंस टाइप, उसका पूरा स्ट्रक्चर,
इसके बाद सेकेंड पार्ट में पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल, इतने पार्ट आएंगे। इसके बाद उसमें एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इतना चीज है। अब इन चीजों में क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, क्वेश्चन आने का जो प्रोसेस है, जो वे है, जो तरीका है, वो ये है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, एक्टिव से पैसिव बनाना, हाफ सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे आपसे कहा जाए कि राम इज ए गुड बॉय बट, अब ये सेंटेंस बट लगा के छोड़ दिया गया, आगे आपको सेंटेंस कंप्लीट करना होगा सेल्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। तो सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, राइट वर्ब का फिलअप करना, फिलअप होना, आपको सेंटेंस दिया जाएगा, वर्ब छोड़ दिया जाएगा, ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म दे दी जाएगी और उसमें से सही वर्ब की फॉर्म अपनी तरफ से फिलअप। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना है कि जैसे आपको कोई सेंटेंस अगर दिया जाए, सपोज दैट मैं आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही हिज वर्क, ध्यान से देखिएगा, और यहां पे हमने कर दिया डू, और कहा गया कि आप इस सेंटेंस में वर्ब को फिलअप कीजिए। अब यहां पे डू वर्ब लिखा हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इस डू का डायरेक्टली इसमें फिलअप ऐसे उठा के डू करेंगे या डिड करेंगे या डन करेंगे। सपोज दैट मेरे दिमाग में इस समय है कि ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है, और कौन सा परफेक्ट, पास्ट के परफेक्ट टेंस का। तो अगर ये परफेक्ट में भी जा सकता है, ये पास्ट में भी जा सकता है, तो अगर हमारा दिमाग पास्ट में जा रहा है तो ही डिड हिज वर्क, ये सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कहीं अगर आप परफेक्ट में जा रहे हो तो केवल डन लगाने से आपका काम नहीं चलने वाला, यहीं पे आप फॉल्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये जो डू है इसका थर्ड फॉर्म डन, और इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाना होगा, यानी ही हैड डन हिज वर्क। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा सेंटेंस करने के चक्कर में इस तरह के सेंटेंसों में मेन वर्ब तो लगा देते हैं उस फॉर्म का, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाना भूल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस वर्ब के साथ का यूज जब किसी सेंटेंस में आप करें जो इधर दिया गया है, तो आप जो सेंटेंस बना रहे हो उसमें अगर परफेक्ट की तरफ बढ़ रहे हो या अन्य फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब के फॉर्म को लगाना आप कभी मत भूलिएगा। तो वर्ब की फॉर्म को सही तरीके से भरना, और इसके बाद प्रीपोजिशन को फिलअप करना। आपके सामने सेंटेंस दिया रहेगा पेपर में और बगल में प्रीपोजिशंस दिए रहेंगे, राइट प्रीपोजिशन को फिलअप करना। इस तरह के क्वेश्चंस कितने आएंगे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 13 लेसन है और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इस पार्ट से आपका पूरा ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग चेक किया जाता है इन सेंटेंस के माध्यम से, इन क्वेश्चंस के माध्यम से। विभिन्न तरीके से सेंटेंस को तोड़ मरोड़ के दो सेंटेंसों को आपस में कंबाइन करने की बात भी आ सकती है कि दो सेंटेंस आपस में मिला करके कंबाइन कर दीजिए, या अफर्मेटिव है तो उसे नेगेटिव बदल दीजिए, इंट्रोगेटिव में बदल दीजिए, पॉजिटिव सेंटेंस बना दीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दीजिए। इस तरह की चीजें, ऐसे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो पूरा जो कंप्लीट ग्रामर है ये इसमें समाहित है। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। अगर इस पार्ट का नॉलेज है आपको, इसके साथ साथ मीनिंग आपकी क्लियर हो, तो ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ आता है, ट्रांसलेशन का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा हिंदी का गद्य, और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना रहेगा। तो अगर उसमें टेंस आपको क्लियर है, आपको सेंटेंस क्लियर है और मीनिंग आपको आ रही है, तो निश्चित रूप से ये 4 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है कंपोजिशन, दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस पार्ट, फर्स्ट पार्ट। क्यों? क्योंकि इस कंपोजिशन पार्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक एसे, सेकंड लेटर राइटिंग और थर्ड अनसीन पैसेज। एसे में बहुत ही इजी टॉपिक दिए रहेंगे, माय स्कूल, माय विलेज, माय फेवरेट लीडर, कुली, या रिलेवेंट कोई टॉपिक ऐसा आपको दिया जा सकता है जिसपे आप, जैसे अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है और इससे पूरा वर्ल्ड लड़ाई कर रहा है,
इसको फेडअप करने के लिए प्रयासरत है, तो इससे रिलेटेड टॉपिक भी आपके सामने आ सकते हैं। जो वैश्विक समस्याओं से संबंधित टॉपिक भी आपके सामने इस पार्ट में पूछे जा सकते हैं, जो कि 6 नंबर के आएंगे, 6 मार्क्स के आएंगे। तो इस पे आपको स्टेप बाय स्टेप उसका इंट्रोडक्शन, उसका रीज़न, वो कैसे फेडअप होगा या क्या चीज़ें होंगी, जो भी टॉपिक आपका होगा वो आपको अच्छी तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करते हुए आप चलेंगे। और मुश्किल से डेढ़ से 2 पेज में आपको डिस्क्राइब करना होगा, तो यहाँ भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। सेकेंड पार्ट में आपका आता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग 4 नंबर का है। लेटर भी 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो यहां से भी आप एक में एप्लीकेशन लिखते हो और एक में सामान्य घरेलू लेटर होता है। फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब ये होता है। तो इनको जो है लेटर राइटिंग में यहाँ 4 मार्क्स है। एप्लीकेशन आप लोग स्कूल में अपने प्रिंसिपल को, अपने क्लास टीचर को एप्लीकेशन आप ऑलरेडी लिखते ही हो। तो फॉर्मल लेटर्स में आएंगे जो एप्लीकेशंस हैं, जो आपके अपने सगे संबंधी लोगों को लिखा जाता है, आपके माता पिता, भाई, बंधु, दोस्त, इन सब के लिए जो लेटर आप लिखते हो इनफॉर्मल लेटर में आएगा। अब ये स्थिति क्या है, यहाँ पे दोनों में से 2 लेटर आपको दिए रहेंगे, उसमें से एक आपका चुनाव आपको करना होगा और उसके आधार पे आपको ये 4 मार्क्स लेना है। थर्ड पार्ट में अनसीन पैसेज, एक एक्सट्रैक्ट आपके सामने होगा, जैसे आपने प्रोज में देखा था, ये पढ़ा हुआ है, यहाँ का पैसेज आपने लेसन पढ़ा, वहां से पैसेज आया हुआ है। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि पहले से आप जनरली इसके बारे में सुने होंगे कुछ, और उस तरह का पैसेज आपको दिया जाएगा। वहां भी रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और ये रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। तो ये पूरा कार्यकुलम है आपका, जिसमें हमको लगता है कि थोड़ी सी सावधानी अगर आप बरतें और एक सही स्ट्रेटजी बनाएं, तो इंग्लिश लिटरेचर में 70 में 70 मार्क्स आप गेट कर सकते हो। एंड आई होप दैट यू विल गेट इट, you make a good strategy, and I pray to God that you all have get good marks in your board examination. Thank you.